Greetings to everyone. Okay, we are back with our statistical unit second. In last unit we have discussed about the Boltzmann and entropy relation. उसमें हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आगे के लिए भी, यानी अगला जितना भी पार्ट हमारा बचा हुआ है, चाहे वो सेकंड यूनिट का हो चाहे वो थर्ड यूनिट का, वो अब बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सब कुछ उसी पर बेस्ड होने वाला है. ठीक है, तो जो अब तक किया है उसका हमने यूज़ करना है इसी पार्ट के अंदर. और ये जो पार्ट हम स्टैटिस्टिक्स का पढ़ेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस, लेंथ क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी लेंथी क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे वो ज़्यादातर इसी में से होंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अभी वीडियो में थोड़ा सा चेंज हो गया था इसलिए मैंने यहाँ तक पोर्शन इसका लिख लिया है, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई. तो मैं आपको बता देता हूँ क्या किया है. अभी 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स हमने स्टडी करनी है. ठीक है, 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन अब तक हमने जो स्टडी करा है उसका कंक्लूज़न सिर्फ 3 वर्ड्स में या 3 कॉलम्स में ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे. हमें डील करना है डायनेमिक सिस्टम से. सिस्टम यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो मोशन में होंगे, डायनेमिक सिस्टम होगा. इस सिस्टम को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी फेज स्पेस की, यानी कोई भी सिस्टम है उसका हमने एक एरिया, वॉल्यूम निकाल लिया जिसको हमने नाम दे दिया था फेज स्पेस. और ये फेज स्पेस 2 चीज़ों से डिटरमाइन होता है, एक तो पोजीशन से और दूसरा मोमेंटम से. ये एक्स वाई जेड हमने निकाले थे लास्ट टाइम, और ये थे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ठीक है, फिर इस फेज स्पेस को, वॉल्यूम को हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करा था, और फिर ये कंपार्टमेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ द सिस्टम. तो सेल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. जैसे कि हमारे पास ये एक पूरा सिस्टम है कोई. ठीक है, इसका वॉल्यूम जो डिसाइड होगा वो फेज स्पेस होगा. इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, मोशन में हैं पार्टिकल्स, फिर हमने इसको शेल्स में डिवाइड कर दिया, सॉरी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, और इस कंपार्टमेंट में अलग छोटे छोटे शेल्स हो गए हैं. आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया हमने कोई एक मकान बनाया, तो वो मकान हमारा फेज स्पेस हो गया. उसमें हमने रूम्स बना दिए, तो वो रूम हमारे कंपार्टमेंट्स हो गए, और कंपार्टमेंट्स के बाद सेल. जिस पूरे कंपार्टमेंट को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ी, वो एक तरीके से उसमें कंपार्टमेंट कंप्लीट हुआ, और उस कंपार्टमेंट के अंदर हमने फेज सेल्स बना दिए. ठीक है, तो सेल्स का साइज क्लासिकल मैकेनिक्स में h0 क्यूब की फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है क्लासिकल में, और क्वांटम के अंदर इसका साइज h क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू से रिप्रेजेंट होता है. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में इस h0 को हम कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, स्मॉल एज पॉसिबल एज रिक्वायरमेंट. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसका साइज h क्यूब से लेस नहीं ले सकते, इससे बड़ा होना चाहिए या कम से कम इतना होना चाहिए, क्वांटम ये कहती है. ठीक है, और h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका मतलब है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो अब तक हमने रीड आउट करा उसका पूरा कंक्लूजन वर्ड्स में लिख दिया है. अब बात कर रहे थे हम 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स का. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली 2 होती हैं, एक क्लासिकल और दूसरी क्वांटम. क्लासिकल स्टैटिक्स का दूसरा नाम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी है, जिसको हम MB स्टैटिस्टिक्स भी कह देते हैं, MB स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, फिर है ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती है 2 में. ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स आती है आपकी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, BE इसका नाम है, BE स्टैटिस्टिक्स. और दूसरी आती है आपकी फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डेराक, DIRAC स्टैटिस्टिक्स. इसको हम FD का नाम देते हैं,
अब देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसको दिया था। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट थे, इसलिए एमबी। बोस, जेसी बोस, आइंस्टाइन, ये इंडियन है, ये आइंस्टाइन। तो बोस और आइंस्टाइन ने इसको दिया था, तो ये बीई स्टैटिस्टिक्स। और फिर ये फर्मी और डेराक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, दैट इज नोन एज फर्मी डेराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इस क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, बेसिक अप्रोच है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स हैं उसका सबसे मेन पॉइंट ये है, द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल यानी कि जितने भी हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स लेंगे वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग पहचाने जा सके, ए, बी एंड सी, एक्स, वाई और जेड, अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये इसका मेन पॉइंट है। सेकंड, हमने अभी अभी पढ़ा साइज के बारे में, सेल के साइज के बारे में। द साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ फेज सेल can be taken as small, can be taken as small as required। जितना रिक्वायरमेंट है उतना साइज सेल का हम ले सकते हैं छोटे में। नंबर 3, द नंबर ऑफ सेल्स आर नॉट लिमिटेड, इज नॉट लिमिटेड। लिमिट नहीं है, कितने भी बना सकते हैं हम। ठीक है, साइज भी लिमिट नहीं है और उनकी संख्या, नंबर्स भी लिमिट नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल। यानी एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, ये इसके अजम्पशंस हैं। ये 4 बेसिक अजम्पशन हैं। पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग पहचाने जाएंगे, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। सेल का साइज जितनी रिक्वायरमेंट है उतना छोटा कर सकते हैं हम। उनकी संख्या भी हम लिमिट में नहीं है, कितना भी बना सकते हैं। एक कंपार्टमेंट में 50 भी बना सकते हैं, 100 भी, 1000 भी, कितने भी बना सकते हैं। और एक सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 अजम्पशन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हैं। लेकिन इन 4 अजम्पशंस पर बेस्ड इसकी फिर लिमिटेशन आ जाती हैं हमारे पास। लिमिटेशंस क्या हैं ऑफ क्लासिकल, इसको नाम दे सकते हैं आप, या इसका नाम है एमबी। ठीक है, ये क्लासिकल के नाम से आया या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नाम से आया। इसकी लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन ये कि इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन गैस और फोटॉन्स की एनर्जी ऑफ फोटोन एंड फोटॉन्स इन फोटोन गैस। ठीक है, हालांकि ये पॉइंट डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या जो फोटोन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन गैस लेते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एनर्जी किस किस के पास कितनी कितनी होगी,
फोटोन है तो फोटोन गैस के अंदर जितने भी फोटोन्स हैं उनके पास कितनी कितनी एनर्जी किस किस के पास होगी, इट डजंट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल. सेकेंड लिमिटेशन, this statistics fails at sufficient low temperatures. अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सफिशिएंट लो टेम्परेचर पर ये क्लासिकल जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या ये चीज़ें वेरीफाई नहीं होती सारी की सारी. ठीक है, ये फेलियर हो जाता है लो टेम्परेचर्स पर. ये चीज़ें याद रखनी है, आगे यूज़ करनी है अभी हमने. ठीक है, एजम्पशंस भी और लिमिटेशंस भी. थर्ड क्या है इसकी मेन लिमिटेशन? अभी अभी हमने बताया कि साइज जो है, एज साइज ऑफ सेल कैन बी एज स्मॉल, कैन बी very small, and number of cells can be countless, ये भी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, जब नंबर ऑफ सेल्स हम ज़्यादा ले रहे हैं और साइज बहुत छोटा ले रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से डिस्टिंग्विशेबिलिटी को ओबे नहीं करता. कहने का कैसे? जैसे Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, Gi सेल्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है. यहाँ लिखा था नॉट लिमिट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स इज वेरी वेरी लार्ज, काउंटलेस. जब ये काउंटलेस होगा तो इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगी. तो इसका मतलब ये भी हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल कम है और नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? बहुत ज़्यादा. और जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, तो दिस फेल्स टू एक्सप्लेन the probability of cell having two or more particles is negligible. एक बात तो यहां पर यह कह रहा है कि एक सेल में कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं. दूसरी बात ये कह रहा है कि सेल लिमिटलेस है. जब लिमिटलेस है तो G बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, और G बहुत ज़्यादा नंबर हो गया तो Ni/Gi ऑक्यूपेशन इंडेक्स ये था हमारे पास. ठीक है, इसका नाम ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. रेशो इन दोनों का, Ni/Gi को ऑक्यूपेशन इंडेक्स. तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1. इसका मतलब ये हो गया कि जब एक में बहुत सारे आ सकते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सेल बहुत ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि एक सेल के अंदर हैविंग 2 और मोर पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल हो ही नहीं सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा है. तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका इस चीज़ को. इसके कहने का मतलब ये था कि एक सेल में कितने भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यहाँ देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल, लेकिन दूसरी तरफ नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है. तो एक ही सेल में क्यों आएंगे? वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल एक सेल में नहीं थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका. और एक दूसरा तरीका भी हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, एज is showing that negligible is showing that the particles be treated as distinguishable.
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसके हिसाब से तो पार्टिकल जब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सेल बहुत ज़्यादा हैं, तो पार्टिकल कैसा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होना चाहिए, फिर तो इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंग्विशेबल, बट इन रियलिटी पार्टिकल ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, चलो अभी इसको आप शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, जब जैसे जैसे हम इस यूनिट को आगे चलेंगे क्लियरिफाई होते जाएंगे इसके। फोर्थ लिमिटेशन देखते हैं इसकी, ठीक है, वी आर नॉट फ्री टू सिलेक्ट द सेल ऑफ साइज एज वी वांट, द साइज ऑफ सेल इन क्लासिकल can be very small, can be as small, but जब इसके हिसाब से तो हम कितना भी साइज ले सकते हैं, लेकिन नेचर क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू नेचर सिस्टम, बट नेचुरल सिस्टम ओबे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन नेचर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये कि हम साइज को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं ले सकते, ठीक है, तो क्लासिकल उससे अलग नहीं हो सकता, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की एजम्पशन थी, ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अभी दूसरी हम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, एंड दैट इज योर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। हो सकता है एक आध पॉइंट आपको अभी ओड लग रहा हो, लेकिन जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे हम डिटेल के अंदर, तो वहाँ पर क्लैरिफिकेशन होती चली जाएगी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले, द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। ठीक है, हालांकि ये दो थी, एक कौन सी थी, बीई, और दूसरी एफडी, दोनों ही के अंदर ये एजम्पशंस एप्लीकेबल होने वाली है। इनडिस्टिंग्विशेबल है कि सारे के सारे दिखने में एक जैसे होंगे और साइज भी एक जैसा होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी कोई नहीं है इसमें से, सारे दिखने में ए ही हैं या बी हैं या सारे एक्स हैं या सारे वाई हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। सेल की लिमिट की साइज, द साइज ऑफ सेल, द साइज ऑफ सेल cannot be less than h क्यूब। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा या इसके बराबर हो सकता है सेल का साइज। ठीक है, ये दोनों ही की बात हो रही। तीसरा, वहां तो एक सेल में कितने भी पार्टिकल आ सकते थे, लेकिन यहां नंबर ऑफ फेज सेल भी लिमिट है। द नंबर ऑफ फेज सेल इज लिमिटेड, ये भी लिमिट है, यानी एक घर में कमरे जो हैं वो लिमिट में बना सकते हैं। फेज सेल्स आर लिमिटेड। वहां तो काउंटलेस थी ये संख्या, कितने भी सेल हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इज आल्सो लिमिटेड। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग cell is also limited, ठीक है, तो ये इसकी 4 बेसिक एजम्पशंस हैं। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा जो पॉइंट हमने वहां डिस्कस करे थे सारे के सारे उससे अपोजिट हो गए। वहां पार्टिकल का साइज डिस्टिंग्विशेबल था, वहां साइज ऑफ सेल भी लिमिट नहीं था, वहां फेज सेल्स की नंबर्स भी लिमिट नहीं था, वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल भी कितने आ सकते थे एक सेल में, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे फिक्स हैं, सब कुछ हैं,
लेकिन ये इंडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल है। ठीक है, अब इस बेसिक अप्रोच को इन दोनों के अंदर अलग अलग कैसे माना गया वो देख लेते हैं। सबसे पहले बीई बोस आइंस्टाइन ने, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ने क्या कंसीडर किया था इन चारों पॉइंट के अंदर, हालांकि वही था, इंडिस्टिंग्विशेबल है और आइडेंटिकल है। बेसिक अप्रोच के अंदर, इसके अंदर जैसे साइज बताया मैंने, दोनों के अंदर एप्लीकेबल होनी है ये बातें, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आया था। तो बेसिक डिफरेंस बोस आइंस्टाइन का क्या था, द पार्टिकल्स, वही चीज, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, पहचान नहीं सकते हम पार्टिकल्स को। दूसरा, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल ओबेइंग, जो सिर्फ बीई को, बोस आइंस्टाइन को ओबे कर रहे हैं, कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल इन फेज स्पेस। इसने ये वाली बात किसकी मान ली है, क्लासिकल की मान ली बोस ने। उसने ये कह दिया एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाइंग सिंगल सेल, जो सिर्फ बोस आइंस्टाइन को ओबे करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, दिस स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर, दिस statistics describe behavior of the particles, of particles which have, ये लाइन जरा ध्यान से देखेंगे, which have integral spin angular momentum, integral spin angular momentum, ठीक है, measured in unit of h/2 pi। यानी कहने का इसका क्या मतलब था कि ये स्टेटिस्टिकल उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है जिनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई इंटीग्रल में है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उनके बिहेवियर को बोस आइंस्टाइन डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन पार्टिकल्स को एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके, फोटॉन्स, मीजॉन्स, हीलियम एटम, फोटॉन्स, मीजॉन्स और हीलियम एटम, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है, ऑल दीज आर नोन एज बोसॉन्स। जो बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन को ओबे कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को, तो वो फोटोन, मिजोन, हीलियम कुछ भी हो सकते हैं, और उनका नाम बोसॉन्स रख दिया हमने, बोसॉन्स। तो कोई पूछे व्हाट आर बोसॉन्स, तो जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। और फिर वो है क्या चीज, इंटीग्रल स्पिन जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के टर्म्स में मेजर होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, देन दीज आर नोन एज बोसॉन्स। फोर्थ, इट डज नॉट ओबे
पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। जब इसने ये कह दिया कि नंबर ऑफ सेल में कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं, एक सिंगल सेल में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एनी, तो ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग दो से ज़्यादा नहीं हो सकते एक में, ठीक है। तो हालांकि ये पॉइंट्स बेसिक थे दोनों के, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस था, तो इसीलिए हमने बोस आइंस्टाइन को पढ़ लिया पहले क्या है। अब देखते हैं फर्मी डेराक को, एफडी स्टैटिस्टिक्स। एफडी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट तो इसका भी वही है, पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल आर इंडिस्टिंग्विशेबल। द पार्टिकल्स आर indistinguishable and identical, ठीक है, इंडिस्टिंग्विशेबल है और आइडेंटिकल है। दूसरा, इसने तो कहा था एक सिंगल सेल में एनी हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई a cell, single cell, a cell in phase space। एक पार्टिकल आ सकता है एक सेल के अंदर, सिर्फ एक कमरे में एक ही व्यक्ति, फर्मी डेराक के अकॉर्डिंग। इसने कहा था कितने भी। थर्ड, बिहेवियर की बात करते हैं। इसने तो ये कहा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कहा, दिस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ दोज पार्टिकल which have half integral multiple spin, या हाफ इंटीग्रल स्पिन कर दो सीधा ही, ठीक है। यानी जो हाफ इंटीग्रल स्पिन को ओबे करते हैं उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। और इन सारों को नाम दे दिया फर्मियन, फर्मियंस। इन सब की स्पिन हाफ मिलेगी, 1/2, 1/2 और 1/2। तो जो हाफ इंटीग्रल स्पिन को ओबे करते हैं वो फर्मियंस, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिनका इंटीग्रल h/2π की फॉर्म में है, दीज आर नोन एज बोसॉन्स, ठीक है। फोर्थ मेन पॉइंट है इसका, समझने का है थोड़ा सा। द पार्टिकल ओबेइंग पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी कि ये पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को एक पार्टिकल एक ही सेल में जा रहा है तो ये ओबे कर रहा है उसको, ठीक है। अब देखो, बोस आइंस्टीन और फर्मी डेराक दोनों ने एजम्पशंस को फॉलो करा, और एजम्पशंस दोनों की भी डिफरेंट हो गई थी हमारे पास, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस अगर हमारे पास बोस आइंस्टाइन और फर्मी डेराक में हो तो वो बिहेवियर को स्टडी कराता है। बिहेवियर को कहने का मतलब ये कि अगर हमें ये पता लगाना हो कि कौन से बोसॉन्स होंगे, बोस आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे, कौन से फर्मी डेराक को फॉलो करेंगे, तो उनको समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है। उस फॉर्मूले के बेस पर हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन लिख दिया,
तो हमें तो ये पता चल गया कि उसके अंदर हाफ स्पिन है तो वो एफडी को ओबे कर रहा है। ठीक है, फोटोन लिखा था हमने, ठीक है, वो बोस आइंस्टाइन को फॉलो कर रहा है। तो एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि ये बोस आइंस्टाइन यानी बोसॉन बनेगा और ये फर्मी डिराक बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, और इसके साथ इसकी बेसिक अप्रोच भी देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी है, अभी इसको रोकना पड़ेगा मुझे।